जंगल के पास बसा एक छोटा सा गांव है, रोहीमाला। यहाँ से शहर की दूरी कोई 70-80 किलोमीटर होगी। गांव के उत्तर की दिशा में लहलहाते खेत हैं और उन्हीं खेतों के बगल से एक पक्की सड़क गुजरती है जो सीधे शहर की ओर जाती है। इसके अलावा आप जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएंगे वहाँ दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल नजर आता है। साल के पेड़ों से घिरा यह घना जंगल इस गांव से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ कुछ घर तो इस तरह बने हैं जैसे वे गांव में नहीं बल्कि जंगल के बीचों बीच खड़े हों। यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही सीधा साधा है। कोई दूध बेचता है, कोई लकड़ियाँ काटता है, तो कोई फसल उगाकर अपना गुजारा करता है। गांव में इक्का दुक्का लोग ही ऐसे हैं जो शहर में गाड़ी चलाते हैं। अब गाड़ी खरीदना हर किसी के बस की बात तो है नहीं, इसीलिए यह काम ज्यादा लोग कर भी नहीं पाते। गांव के आखिरी छोर पर जहां सूरज डूबता है उस तरफ जंगल के ठीक बीच में एक सरकारी बंगला है। वहां एक चौकीदार साहब रहते हैं। कभी कभी वन विभाग के अधिकारी भी कुछ दिनों के लिए वहां आते जाते रहते हैं। यह बंगला गांव के उन बहुत थोड़े मकानों में से है जो पूरी तरह पक्के बने हुए हैं। महीने भर पहले की बात है, जंगल के रास्ते मुझे 3 लड़के मिले। उनके कपड़े देखकर ही लग रहा था कि वे शहर से हैं। शहर के लोगों और गांव के लोगों में अंतर करना काफी आसान है। गांव के लोग अक्सर धोती और टी शर्ट पहनते हैं, जबकि शहर के लोग टी शर्ट या शर्ट के साथ पैंट या फुल पैंट में मिलेंगे। यह टी शर्ट के साथ धोती पहनना यहाँ की मिली जुली संस्कृति के बारे में बहुत कुछ कहता है। इसके अलावा एक कड़ा भी है जो यहाँ के हर इंसान के हाथ में मिल जाएगा। यहाँ तक कि साड़ी पहनने वाली औरतें भी आपको हाथ में कड़ा पहने मिल जाएंगी। उन लड़कों के बारे में पूछने पर पता चला कि वे कोई और नहीं बल्कि चौकीदार साहब का बेटा और उसके कुछ दोस्त हैं जो शहर से जंगल घूमने आए हैं। वैसे तो मैंने उनके बेटे को कभी देखा नहीं, पर चौकीदार साहब से मेरी जान पहचान काफी अच्छी है। जंगलों का शौकीन होने के कारण मेरा इधर आना जाना लगा रहता है। काफी दिन हो गए थे चौकीदार साहब से मिले, तो मैंने सोचा उनसे मिलता चलूं। इसी बहाने उनके बेटे से भी मुलाकात हो जाएगी। यही सोचकर मैंने अपनी मोटरसाइकिल मेन रोड से नीचे कच्ची सड़क पर उतार दी और चौकीदार साहब के बंगले की ओर बढ़ चला। राम राम साहब। पीछे से जैसे किसी ने आवाज लगाई। मैं रुककर पीछे मुड़ा। कोई 17-18 साल का लड़का होगा। शर्ट और पैंट में था, लेकिन गांव का ही लग रहा था क्योंकि हाथ में कड़ा था। और शहर के लोग साहब शब्द का इस्तेमाल जल्दी करते भी नहीं है। शायद किसी काम से शहर जा रहा होगा। गांव के नौजवान अक्सर शहर जाने के लिए फुल पैंट या पैंट पहन लेते हैं। चौकीदार बाबू से मिलने जा रहे हैं? उसने तुरंत ही पूछ दिया। हाँ, तुम कौन? इधर आइए, चौकीदार बाबू यहीं हैं। वह काफी जल्दी में लग रहा था। इतने में चौकीदार साहब गांव की एक गली से निकलकर उस लड़के के बगल में आ चुके थे। उन्हें देखते ही वह लड़का चलता हूँ चौकीदार बाबू। बोलकर गली की ओर सरपट दौड़ गया। चौकीदार साहब ने उसकी तरफ देखा और फिर मेरी ओर मुड़े। उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर लग रहा था जैसे वे किसी हड़बड़ी में हो या शायद उस लड़के की किसी बात को लेकर परेशान थे। नमस्ते शांतिलाल जी, कैसे हैं? मैंने चौकीदार साहब की ओर देखकर कहा। नमस्ते नमस्ते। आप बताइए इंजीनियर बाबू, इधर कैसे आना हुआ? चौकीदार बाबू ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जैसे
किसी बात को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे ही आपकी याद खींच लाई और इसी बहाने जंगल भी घूम लिया जाए, यही सोचकर आ गया। मैंने मोटरसाइकिल से उतरते हुए कहा। चौकीदार साहब अब गली के मुहाने से चलकर मेरी मोटरसाइकिल के पास आ गए थे। मुझे जी में आया कि उस लड़के के बारे में पूछूं, पर फिर लगा कि चौकीदार की नौकरी है, गांव का कुछ मसला रहा होगा, अब मैं क्यों दखलंदाजी करूं। अभी मैं बंगले पर ही जा रहा था, आपकी मोटरसाइकिल की आवाज सुनी तो कोहू को देखने भेजा। चौकीदार साहब खुद ही बोल पड़े। कोहू कौन? वो लड़का? हाँ साहब, वही लड़का। बेचारा काफी सीधा साधा बच्चा है। चौकीदार साहब जैसे थोड़ा सहानुभूति से बोले। अच्छा, काफी जल्दी में लग रहा था, मैंने कहा। क्या कीजिएगा इंजीनियर बाबू, भगवान इंसान को चैन कहाँ देता है। बेचारा बच्चा, यह कोई उम्र है? अभी से ही शहर कमाने जा रहा है। ऐसा क्यों? उम्र तो कॉलेज जाने की है। आजकल तो गांव-गांव का बच्चा इंटर तक तो कर ही लेता है। कौन था ये वैसे? मैंने उस लड़के के बारे में सोचते हुए कहा। एक मजदूर का बेटा है, अभी मेरे बंगले में काम कर रहा था। काफी तेज है पढ़ाई में। तेज बच्चा है तो पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। वही तो। खैर शाम हो रही है, चलिए बंगले में चलकर बात करते हैं। आप यहाँ आए हैं तो थक भी गए होंगे। चौकीदार साहब बात को हटाते हुए बोले। शाम तो हो ही चुकी थी। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चौकीदार साहब को बैठने को कहा। उनके बैठते ही हम बंगले की ओर चल दिए। मैंने हेडलाइट ऑन करके हॉर्न बजाना शुरू किया। गांव की सड़क पर आधे पक्के आधे कच्चे मकानों से गुजरती कच्ची गलियों से निकलकर कौन सामने आ जाए, हॉर्न बजाते रहना पड़ता है। कुछ ही मिनटों में रोहीमाला गांव पीछे छूट चुका था। अब हम जंगल के उस हिस्से में थे जो चौकीदार साहब के बंगले और गांव के बीच में आता है। सामने से ढलते सूरज की रोशनी साल के पेड़ों से छनकर आ रही थी। यह दृश्य मेरे लिए हमेशा मन मोह लेने वाला होता है। ऊपर आसमान में पक्षी अपने घरों को लौट रहे थे और पत्तों से गुजरती हवा ऐसी आवाज कर रही थी जो सच में एक सुकून भरी लोरी जैसी लगती है। मैंने मोटरसाइकिल की चाल को थोड़ा कम किया, पर फिर भी जंगल जल्दी ही खत्म हो गया। अब हम एक खुली मैदान जैसे जगह में आ गए थे। चौकीदार साहब ने एक बड़ी जगह को साफ करवा के फेंसिंग करवा दी थी। यह कब करवाया? मैंने आस-पास देखते हुए पूछा। यही कुछ 2 महीने हुए होंगे। चौकीदार साहब मेरी मोटरसाइकिल से उतरते हुए बोले। चौकीदार साहब का बंगला कुछ बड़ा लग रहा था और नया भी, जैसे अभी कुछ समय पहले ही पेंट करवाया हो। मैंने कच्ची सड़क से मोटरसाइकिल उतारकर चौकीदार साहब के गैरेज की ओर बढ़ा दी। चौकीदार साहब वहीं बने एक नल से हाथ पैर धो रहे थे। गैरेज में देखा तो चौकीदार साहब की साइकिल के बगल में 2 स्पोर्ट्स बाइक लगी थी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल वहीं बगल में लगा दी और बाहर आया। चौकीदार साहब फेंस के सामने लगा लोहे का मोटा दरवाजा बंद कर रहे थे। उसके ऊपर तार लगे थे और पूरी फेंस पर भी तार लगे थे। लाइव वायरिंग है क्या? मैंने कुछ सोचकर पूछा। नहीं, अभी नहीं करवाई है, सोचता हूँ करवा दूंगा। चौकीदार साहब दरवाजे पर ताला मारते हुए बोले। एक सरकारी आवास में इतनी सुरक्षा अचानक क्यों करनी पड़ी होगी? पिछले 10 सालों से चौकीदार साहब यहाँ हैं, पर मैंने उन्हें कभी इस तरह घेराबंदी करवाते नहीं देखा था। अच्छा, जंगली जानवर आ जाते हैं क्या?
मैंने थोड़ी देर रुककर आसपास के माहौल का जायजा लेते हुए पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। चौकीदार साहब बंगले के अंदर कुछ लाने जा चुके थे। फेंस के लोहे वाले दरवाजे के बाहर लाल सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा था।